हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। और फिर बच्चे इसको लेके थोड़ा सा डरते भी हैं, तो डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आज आपको बिंदास समझाने वाला हूँ कि एक मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा। बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा नाम अगर आप देखोगे ना कि मैट्रिक्स को हमको करना है डायगोनलाइजेबल, तो इतना इस पर जोर क्यों है, तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी साइज का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मैं 3x3 साइज का एक ले लेता हूं। मान लो मेरे पास में कोई डायगोनल मैट्रिक्स है इस तरह का, ठीक है, जिसमें कि इस तरह का एलिमेंट है अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, ठीक है। इस तरह का कोई मेरे पास में मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का बेनिफिट तो आपको पता है कि एक बार अगर हमको कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मौका मिल जाए, फिर तो वारे ही न्यारे हो गए। इसलिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल एंट्री होता है। तो अब चाहे आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप इसका क्यूब फाइंड आउट कीजिए, सब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो डायगोनल के एंट्रीज होते हैं वो आइगन वैल्यूज होते हैं। ट्रेस फाइंड करना इजी हो जाता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है डायगोनल एंट्री का, वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो बहुत तरह के प्रॉपर्टीज हैं जो कि डायगोनल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। दैट्स वाई कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल है कि एक मैट्रिक्स क्या अगर डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए किसी भी वे से, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है? तो ऐसा नहीं है। देखो, आप जानते हो कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ए आई जे, ठीक है, जो कि बड़े से बड़े साइज का हो सकता है। मान लेते हैं ये एम क्रॉस एन साइज का मैट्रिक्स है। ओके। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के लिए उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। और कोई भी डिफरेंट साइज का अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो स्क्वायर साइज की ही बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्क्वायर साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एम का ले लेते हैं, ठीक है, एम क्रॉस एम का। तो मान लो मेरे पास में ए जो है कोई एम क्रॉस एम साइज का मैट्रिक्स है। और फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करता हूँ, या कह सकते हो कि रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करता हूँ। यानी वन बाय वन इसमें मैं कुछ में एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन करता हूँ। और लास्टली मैं इसको बदल दे देता हूँ, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स है। मान लो इस तरह से मैट्रिक्स आ जाता है मेरा 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह से। तो अगर किसी मैट्रिक्स को मैं REF या RREF का यूज़ करके अगर मैं उसको डायगोनल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, तो क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा? तो इसका आंसर है नो। इसको आप डायगोनलाइजेबल नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों? देखिए, याद रखिए कि जब आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये तो बेनिफिट होता ही होता है कि भाई उसमें सिर्फ डायगोनल की एंट्री होते हैं। लेकिन जैसे ही आप REF या RREF करते हो, तो एक्चुअली आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है जी? ये होता है एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं आप, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो जब हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है कि पहले ही बार में जैसे ही आप कोई एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कोई एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आपके मैट्रिक्स के एंट्रीज चेंज कर जाते हैं। और जैसे ही मैट्रिक्स का एंट्री चेंज कर जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो उसका आइगन वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। जो उसका ट्रेस है वो चेंज कर जाएगा, जो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो चेंज कर जाएगा। तो सारा कुछ चेंज कर जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह से चेंज कर गया, तो नया जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिला, उसमें सिर्फ आपको यही फायदा होगा कि वहां से आप रैंक बता पाओगे कि हाँ, रैंक जो है, कि रैंक नहीं बदलता है बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग करते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे रैंक चेंज नहीं करता, तो फाइनली आपको रैंक वही मिलेगा, लेकिन बाकी फायदा नहीं होगा। इसलिए इस तरह के केस में हम मैट्रिक्स तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स में बदल गया, लेकिन हम उसको फिर भी डायगोनलाइजेबल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो डायगोनलाइजेबल कहने का मीनिंग है ना, वो ये है कि हम एक मैट्रिक्स को ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करें जो मैट्रिक्स के सिमिलर हो। अगर मैट्रिक्स के सिमिलर होगा तो उसके लिए आपको सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। और अगर आप सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके एक मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, तब वो फिर वहां पे ये होगा, जैसे मान लो कि अच्छा, वो कैसे होता है, अभी हम लोग उसको वन बाय वन फैक्ट में ही बात करने वाले हैं।
कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और कोई एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, पी इनवर्स, पी का कोई इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो पी इनवर्स ए पी ये आप निकालेंगे, और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया तो ऐसे रिलेशन में ए को क्या बोला जाता है, ए को बोला जाता है कि ये डी के क्या है, डी के सिमिलर है, ठीक है। और जब कोई मैट्रिक्स आपस में सिमिलर हो जाता है तो उस केस में फिर सारा चीज सेम रह जाता है, आइगन वैल्यू, फिर ट्रेस, डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये सारा चीज जो है आपका चेंज नहीं करेगा, रैंक भी आपका चेंज नहीं करेगा, सब कुछ फिर आपका फिर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका फायदा है। तो इस तरह से अगर आप सिमिलर यहाँ पे अगर आप लगाते हो ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, तो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स को अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, तब आप वहां से उस मैट्रिक्स को बोल सकते हो कि वो क्या है, वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अब ये अगर काम मुश्किल है तो उसके लिए आपके पास में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जैसा हथियार है, उसका भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग को एक आइडिया जरूर मिलता है कि आखिर ये होगा कैसे, ये पी इनवर्स ए पी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कैसे आएगा। तो इसका आइडिया आपको यहीं से मिलेगा, और मैं आपको सिस्टमेटिक पढ़ाते आ रहा हूँ कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म या रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म के थ्रू हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो उन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो आइडिया है ना, ये जो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए ये सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। और जो हम लोग आर ई एफ या आर आर ई एफ लगाते हैं, तो वहां पे भी हम लोगों को इस तरह का पी ए क्यू मिलता है, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स आता है। अभी मैं डिटेल में भी बात करूंगा इसका, ठीक है। ये जो नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स आता है, तो ये आप देखिएगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है ये। तो ये पी ए क्यू यहाँ पे डी इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो है ये थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप करोगे तो आपका आइगन वैल्यू चेंज कर जाएगा, ट्रेस चेंज कर जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो हमको फायदा ही नहीं होगा। तो हम ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स लाके क्या करेंगे जिससे हमको कोई फायदा ना हो। इसीलिए इस केस में कहा जाता है कि हमारा मैट्रिक्स क्या है, इस सेंस में डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या किसी भी तरह से अगर एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में बदल दिया जाए तो वो डायगोनलाइजेबल होगा? तो जी नहीं। अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके करते हैं तो नहीं होगा। हाँ, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन करके आप अप्लाई करते हैं तो जरूर हो जाएगा। इसी फैक्ट को हम लोग वन बाय वन बिल्कुल मोहब्बत से देखेंगे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। पूरा यहाँ पे डेफिनेशन और फैक्ट मेरे पास में अवेलेबल है, आइए 1 to 1 इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ए diagonalizable matrix in linear algebra means a square matrix that can be transformed into diagonal matrix through a similar transformation। ठीक है, फिर से वही बात आ गया। पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स में बदल सकता है, ठीक है जी, इसलिए कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें जबरदस्ती मत कीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर सकते, और वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा अगर वो रेक्टेंगुलर है तो, ठीक है। हाँ, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल का मतलब यही होगा कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स में थ्रू सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू डायगोनल मैट्रिक्स where only the diagonal element are non-zero, making computations significantly easier। और एक बार जहां आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया तो भाई चूंकि ओनली उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगा तो कैसा मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा, उसमें एल होगा, एम होगा, इन होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ डायगोनल एंट्री होंगे, ऊपर में सारा जीरो होगा, नीचे भी सारा जीरो होगा। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि अब यहाँ पे काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना, डायगोनल मैट्रिक्स का क्यूब कोई भी पावर निकालना, इनवर्स निकालना, ठीक है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, ये सब लॉलीपॉप हो जाता है। इसका ट्रेस फाइंड आउट करना, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, सब कुछ ईजी हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में बदल देते हो थ्रू सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको डुअल फायदा होगा। एक ये कि वो डायगोनल मैट्रिक्स अब पहले वाले मैट्रिक्स का सिमिलर होगा, सारा बिहेवियर अब यही बता देगा, और दूसरा ये कि अब यहाँ से काम करना आगे के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। सो इसेंशियली मीनिंग यू कैन फाइंड एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी टू कन्वर्ट द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। अब समझिएगा बात, ठीक है। तो अगर हमको मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ए मेरे को गिवन है और मेरे को इसको करना है डायगोनलाइजेबल, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी फाइंड करूंगा, या कह सकते हो कि देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स क्या करेगा, ए को डायगोनल मैट्रिक्स डी में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगा बाय थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप देखेंगे ना,
पी इनवर्स एपी जब आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। या इसी को अगर आप रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप अगर पी डी पी इनवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, जहां डी हमारा यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई रिलेशन मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो डी है वो क्या है, वो सिमिलर टू ए है, मतलब जो प्रॉपर्टी डी का होगा वही प्रॉपर्टी यहाँ पे ए का भी होगा। अब यहाँ पे कुछ बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब मैं को रिलेट करना चाहता हूँ एक्चुअली इस लेक्चर में कि किस तरीके से जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, वही इसका आइडिया देता है, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वही इसका आइडिया देता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ पे जो D होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। D क्या होगा जी, D हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसमें एंट्रीज कैसे होंगे इस पे ही बात कर लो। तो D जो होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट होंगे अल्फा बीटा गामा इस तरह का, ठीक है। बाकी एलिमेंट आपका 0 0 होगा, 0 0, ठीक है, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में एक सबसे बड़ा ब्यूटी ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा गामा होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यूज। क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज, ठीक है। आइगन वैल्यूज मतलब सिंपली अगर आपको मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है कि आइगन वैल्यू क्या है, और अगर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो आप उसका डायगोनल फॉर्म सेकंड में लिख सकते हैं। मान लो मेरे को मैट्रिक्स ए का पता है कि आइगन वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो आप बोलोगे कि ए का डायगोनल फॉर्म क्या होगा, तो सिंपली ऐसे करके लिख दीजिए, बिंदास, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी को समझ लो कि अगर इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है जहां डी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डी आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैं 3x3 के मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स होगा, ज्यादा आइगन वैल्यूज होंगे, तो इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे P कैसा मैट्रिक्स होगा, तो P जो मैट्रिक्स होगा ना, तो उसके पास में चूंकि ये 3x3 साइज का हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग 3x3 साइज का ले रहे हैं, तो P भी जो होगा वो 3x3 साइज का ही एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और नो डाउट इसमें 3 कॉलम होंगे जी। कितना कॉलम होगा, 3, V1 मान लो, V2 और V3, इसमें 3 कॉलम होगा। ये जो 3 कॉलम V1 V2 V3 होगा ना, ये तीनों आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइगन वेक्टर्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू गिवन आइगन वैल्यू अल्फा बीटा गामा। अल्फा के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो V1 होगा, बीटा के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो V2 होगा, और गामा के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो V3 होगा। तो इस तरीके से ये जो 3 कॉलम मिलेगा ये P मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ये नो डाउट क्योंकि 3x3 साइज के लिए आपको 3 जो है आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इसका P इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि P इनवर्स AP आपको एक्चुअली जो है इसी D के बराबर मिलने वाला है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर आप ये सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन करके मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल होगा और काम करना इजी हो जाएगा। अब मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको मैं कोरिलेट करूँ उससे कि किस तरीके से ये जो पैटर्न है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरीके से आप इसको इजिली समझ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा उधर आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चलिए कुछ पुरानी बातों का हम लोग डिस्कशन करते हैं। पुरानी बातें क्या थी, एक आपने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट एवरी एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी इफेक्टेड बाय प्री मल्टीप्लीकेशन फॉर द रो एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन फॉर द कॉलम, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस। कंबाइनिंग दिस थ्योरम विद द थ्योरम जस्ट एस्टैब्लिश, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वी कंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हम लोग यहाँ से मिलता है कि द प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय एनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड सच बाय एनी सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है और मैं उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, ठीक है, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं करता हूं, रो करता हूं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, तो जो नया मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा बी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट टू ए। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट टू ए। और इसके पास में एक ही प्रॉपर्टी होगा, वो ये कि इसका जो रैंक है, जो रैंक ऑफ बी है वो क्या होगा, वो रैंक ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है।
अब इस तरीके से हम लोग इसमें बार-बार कई तरह का रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और फिर बी से हमको क्या मिलेगा, सी मिलेगा, सी से हमको फिर बढ़ते फिर कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके हम डी तक पहुँच सकते हैं। डी मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके भी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स में बदल सकते हैं अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, ठीक है। अब आप समझिएगा, जब भी आप किसी मैट्रिक्स में, मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इस कोरोलरी से यहाँ पे सबसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये कोरोलरी देखिए आप कि ए अगर कोई m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p और q सच दैट कि p a q को हम लोग इस तरह के नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे जैसे आप ए में आप जैसे जैसे ए है हमारा ये, जैसे जैसे हम लोग इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमको वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है फॉर ईच रो ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए मैंने 4 रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मेरे को E1 मिला, फिर E2 मिला, फिर E3 मिला, फिर E4 मिला, ठीक है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन करना जस्ट ऐसा ही है कि आपने E1 को ए में प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन करना ऐसा ही है कि फिर आपने E2 को इसमें मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन E3 मल्टीप्लाई किया, E4। तो आप ये सब सारी चीजें पढ़ चुके हो कि जो भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं एक्चुअली वो मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लीकेशन होता है। और जो भी हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो हर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग में हमको जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है, मान लो ER मिला, ES मिला और ET मिला, हम 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किए मान लो, ठीक है। तो हमको जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है फॉर ईच कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है एक्चुअली वो क्या होता है, वो जस्ट इक्वल होता है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट एलिमेंट्री मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या, मतलब सिंपल ये होता है ना कि एक मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस मैट्रिक्स में कुछ प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर हम उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसमें कुछ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पी ए क्यू में यहाँ पे पी डेफिनेटली क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्री मैट्राइसेस होता है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फाइनाइट रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो P जो होता है यहाँ पे वो क्या, एक्चुअली वो रो ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा होता है कि कितना सारा रो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है और हर रो ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग में जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला है, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला है, उसके प्रोडक्ट को आप P कह रहे होते हो। इसी तरीके से Q जो होता है करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता है उसका प्रोडक्ट होता है। तो Q बतला रहा होता है कि आपने कितना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो हम लोग पी ए क्यू करके क्या करते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म लाते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म है जो कि बतला रहा है कि मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है और ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे m क्रॉस n का है इसलिए ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो ये एक तरह का ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर स्क्वायर साइज m क्रॉस m, अगर मैं a को m क्रॉस n साइज कर लेता हूँ तो मेरे को क्या है, मेरे को पी ए क्यू जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स में बदलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बाई एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यही सेम चीज अगर आप देखोगे ना तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये खड़ा है कि अगर हम कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी लेते हैं तो पी ए पी करने से हमको जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है जी, तो ये कहलाता है सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थ्रू द सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये थ्रू आपका क्या हो गया, ये थ्रू आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किए तो हमको बार बार जो है एंट्रीज चेंज हुए तो इसमें हमको सिर्फ रैंक ही फिक्स रह पाता है, सिर्फ रैंक ही के बारे में बोल सकते हैं कि रैंक मेरा सेम रहेगा, बाकी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन से काम करते हैं तो आपका मैट्रिक्स ए जो है वो सिमिलर हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है डी के, कह सकते हो। जो ए का बिहेवियर होगा वही डी का बिहेवियर होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रिश्ता है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रिश्ता है सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने के पीछे से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे डायगोनलिटी और RREF फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर RREF फॉर्म से तो डायगोनल मैट्रिक्स मिल ही जाता है, तो क्यों नहीं यहाँ पे वही काम कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ छोटी छोटी बातें उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, बट व्हेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू RREF द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल हैव ए डायगोनल स्ट्रक्चर इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स
अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल ही जाएगा, ठीक है, आरआरईएफ से भी आप निकालोगे तो। लेकिन डायगोनल जो डायगोनलाइजेबिलिटी का प्रॉपर्टी है, जो मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, वो हम आरआरईएफ से कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, और कई कई बार नहीं भी मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ आरआरईएफ फॉर्म। लो, मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये है रो, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है ये, है ना जी। ठीक है, आपको हर रो में जो है एक आपको पिवोट दिख रहा है, और जो जीरो रो है सबसे नीचे है, यहाँ पिवोट है, यहाँ पिवोट है, यहाँ पिवोट है। बट क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हर रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। जैसे मान लो सिंपली अगर मैं बात करूँ 3 ऑर्डर का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये आपका रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये नो डाउट ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म से बन सकता है, ठीक है, और नहीं भी बन सकता है। अगर बन भी जाए तब भी हम जिस मैट्रिक्स को हम आरआरईएफ से बनाए हैं उसका डायगोनलाइजेबल होने का हम कंफर्मेशन नहीं देंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि आरआरईएफ में क्या होता है, पिवोट्स होता है, और आरआरईएफ का अपना एक रूल है कि हर रो में एक पिवोट होना चाहिए, उसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये है कि हम डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल प्रॉपर्टी को कंफर्म कैसे करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए आपके पास में मजबूत हथियार है। अगर आप, चूंकि ये एक बड़ा टास्क होता है कि हम पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी दिखा सकें, ये एक बड़ा टास्क है। तो अगर हम इस टास्क को नहीं कर सकते तो मेरे पास में दूसरा अल्टरनेटिव है, और वो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। अब मैंने आपको कई बार पढ़ाया है आइगन वैल्यू भी, कि आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ each eigenvalue for each eigenvalue the dimension of the eigenspace is equal to algebraic multiplicity, ठीक है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस को हम लोग ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, जीएम भी बोलते हैं। तो जीएम अगर एएम के बराबर आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अब देखिए बहुत तरह की प्रॉपर्टीज है जो आगे भी आते जाएंगी, जस्ट मैं यहाँ पे आपको डायगोनलाइजेबल को समझा रहा हूँ। आगे हम लोग जितना भी बढ़ेंगे क्वेश्चन करते जाएंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। याद रखिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में मान लो कोई 3x3 का या 4x4 साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके पास में 4 आइगन वैल्यू होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये अगर चारों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू आपके पास में अगर मिल जाता है ना, चारों चारों अगर अलग अलग आइगन वैल्यू है, तो भाई क्या हो गया, वो पक्का क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। कुछ उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। अच्छा, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या है ये भी देख लीजिए, ठीक है। इन लीनियर अलजेब्रा अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स रिफर्स टू द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, ओके। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी को क्या बोलते हैं, सिंपली हम लोग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है विच मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द आइगन वैल्यू अपीयर्स एज ए रूट ऑफ मैट्रिक्स characteristic polynomial. Essentially, it counts how many times the eigenvalue is repeated when factoring the characteristic polynomial. तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मैंने बहुत तरह से बताया है। तो मान लो मैंने आइगन वैल्यू निकाला और सब मेरे को मिला एक एक पीस, और अलग अलग मिला। तो सब अगर अगर आपको अलग अलग मिला तो सब इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, कि भाई सब अलग अलग है, सब एक एक बार आया है। तो अगर अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो भाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सबका भी 1 होगा, क्योंकि जीरो तो होता नहीं है, ठीक है, हर 1 के लिए बदले 1 ही होगा। तो फिर चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जहां आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिला आप बोल देंगे कि आपका मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। जीएम का जरूरत कब पड़ जाता है, यानी डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस का जरूरत कब पड़ जाता है, जब आपको रिपीटेड आइगन वैल्यू मिलता है। मान लो मेरे को आइगन वैल्यू इस तरीके से मिला, ठीक है, किस तरीके से, अल्फा अल्फा बीटा गामा ऐसा मिला, ठीक है। तो 2 बार अल्फा मिला, 1 बार बीटा 1 बार गामा। तो अब यहाँ पे जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, तो अल्फा का 2 है, ये 2 बार आया है, बीटा का 1 है और गामा का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अब हम इसका जीएम चेक करें, क्योंकि इन दोनों का जीएम तो वही रहेगा, ठीक है। इसका अगर हम जीएम चेक कर लें और अगर इसका भी जीएम अगर एएम के बराबर आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। तो अब जीएम होता क्या है, तो द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दैट मीन्स जीएम
of an eigenvalue lambda is the dimension of eigenspace associated with lambda which is the null space of the matrix A minus lambda I। ठीक है, तो आपको अगर कोई आइगन वैल्यू आपको लेमडा मिला है तो लेमडा के लिए आप क्या करेंगे, आप A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का आप निकालेंगे आइगन नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब होता है इसको आप जीरो लेंगे। ठीक है, इसको हम जीरो लेंगे। जीरो लेने के बाद हम इसका देखेंगे डायमेंशन क्या आता है, इसको हम लोग बोलते हैं नलिटी, इसी को नलिटी बोला जाता है। तो अगर आप इसका नलिटी निकाल लोगे तो जो भी नलिटी आएगा ना, तो नलिटी ही क्या होता है, यही आपका जीएम होता है। ठीक है, तो लेमडा का जो भी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगा, मतलब लेमडा जितना बार भी आया होगा, अगर लेमडा का अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, बहुत ही इजीली होगा, जब आप काम करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। Since the nullity of a matrix represents the dimension of its null space, the geometric multiplicity of eigenvalue is simply the nullity of this matrix। ठीक है जी। अच्छा, if you want to find geometric multiplicity of a eigenvalue lambda for the matrix A, calculate A minus lambda I and find the dimension of its null space। मतलब आप इसको जीरो कीजिए। ठीक है, और देख लीजिए कि आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन स्पेस कैसा मिलता है। ठीक है, तो डायमेंशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जब हम लोग काम करेंगे तो आप देखोगे, और बहुत बार हम लोगों ने काम किया है AMGM के थ्रू। ठीक है, तो भाई इन शॉर्ट, अगर आप सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो और आपको ये वाला रिलेशन मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ये नहीं कर पाते तो हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से जाएंगे। अगर सारा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलता है तो वो आपका डायगोनलाइजेबल है। अगर आपको रिपीटेड आइगन वैल्यू मिलता है, यानी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में उस आइगन वैल्यू अल्फा के लिए हम A माइनस अल्फा आई का हम नल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका नलिटी फाइंड आउट करेंगे। इसका नलिटी यानी इसका GM अगर AM के बराबर आता है तभी वो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, और काम करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर डायगोनलाइजेबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो वो नॉन डायगोनलाइजेबल होगा। सो मैट्रिसेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायगोनल मैट्रिक्स आर कॉल्ड डिफेक्टिव मैट्रिक्स। जिसको हम लोग डायगोनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारा डिफेक्टिव मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लास्टली की पॉइंट, condition for the diagonalizability: a matrix is diagonalizable if and only if it has enough linearly independent eigenvector to form a basis for the vector space। ठीक है, तो मतलब अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। 4x4 का है तो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जितना साइज होगा अगर आपको उतना ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाता है तो बिंदास आपका वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ये आइगन वेक्टर का प्रॉपर्टी है। और किसी भी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे और आपको पहले से पता भी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो वही कि भाई अगर आप किसी मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है बाय सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन, तो काम करना इजी हो जाता है। ठीक है, उसका स्क्वायरिंग करना, क्यूबिंग करना, ट्रेस, आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट सब कुछ सेम रहता है तो बिंदास हो जाता है। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाए, डायगोनलाइजेबल हो जाए। तो आपको आई होप सारी बातें समझ में आ गई कि डायगोनलाइजेबल क्या होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म से इसको कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस है, सारी बातें क्लियर हो गई है। अभी सिस्टमेटिक इस पे और भी लेक्चर चलेगा, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर करके 1 to 1 सारा आपको कंटेंट मिलता चला जाएगा यहाँ से, काफ़ी मज़ा आएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।